है जहां पर हम एक महिला को देखते हैं जो कि एक बार्न के अंदर बैठकर कुछ मुर्गियों को एक इमाम दस्ते से कूट रही थी, और वो भी अपने हाथों से। जिस तरह से वो ये सब कर रही होती है वो देखने में काफी ज्यादा भयानक था। साथ ही साथ हम पिंजरे के अंदर कुछ रेवन बर्ड्स को यानी कि कुछ क्रोस को भी देख पाते हैं। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। अब सीन चेंज होता है जहां पर हम इसी महिला को देखते हैं। असल में इस महिला का नाम सुदर्शी होता है और ये अपने पति तारियादी के साथ में एक रेस्टोरेंट चलाती है, और इनका रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फेमस है। मतलब यहाँ पर काफी अच्छा खाना मिलता था और उनका बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा था। जिसके बाद हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ को किचन में देखते हैं जहाँ सुदर्शी सब्जियां काट रही थी। तभी अचानक से उसको एक रेवन बर्ड किचन के अंदर दिखाई देता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। जिसके बाद उसे कुछ होने लगता है और वो चाकू लेकर अपने ही पति की तरफ बढ़ने लगी थी। वो उसे मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अचानक से उसको होश आ जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई क्रो होगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी कौवा नहीं था। अब सुदर्शी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और इसके चलते वो वहाँ से चली जाती है। तारियादी को उसका ये अजीब सा बर्ताव समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपनी बीवी से बात करने जाता है। अब तारियादी उसे एक शीशे के सामने देखता है। वो उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि उसे हुआ क्या है, लेकिन तभी वो नीचे गिर पड़ती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तारियादी अपनी दोनों बेटी वुलन और माया को आवाज लगाने लगता है, लेकिन सुदर्शी अचानक से ही पजेस हो जाती है और वो अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा बेंड कर लेती है और अजीब तरह से हंसने लगती है। और यहीं पर अब सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हम 2010 की कहानी देखते हैं जहां पर तारियादी को दिखाया जाता है जो कि कई सालों के बाद अपने घर वापस आया था। दरअसल वो उस हादसे के बाद मेंटली अनस्टेबल हो गया था, लेकिन अब वो थोड़ा बहुत ठीक है। अब वो अपने ब्रदर इन लॉ डॉक्टर रोनी की वजह से डिस्चार्ज हुआ था। खैर आते ही वो अपनी दोनों बेटियां वुलन और माया को आवाज लगाता है। अब वुलन उसकी छोटी बेटी थी, इसलिए वो अपने पिता को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। खैर रोनी माया को कहता है कि उसके पिता की हालत पहले से स्टेबल है, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने पिता के बर्ताव को मॉनिटर करने की जरूरत थी। लेकिन डॉक्टर रोनी जो होते हैं वो उसे उसके ट्रॉमा से रिलेटेड बात करने के लिए साफ इनकार करते हैं, और रोनी उससे उसकी मदर के बारे में पूछता है, जिस पर वो ये बताती है कि उनकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं है। वो खाना पीना बहुत कम करती हैं। दरअसल पजस होने के बाद से सुदर्शी की हालत भी बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी थी। खैर अब जो माया होती है वो अपने मामा जी डॉक्टर रोनी से अपनी बहन यानी कि माया की माँ से मिलने के लिए कहती है, लेकिन इसी बीच होता यह है कि रोनी के पास उसकी बीवी का कॉल आ जाता है, जिसके बाद उसे वहां से जाना पड़ता है। अब रात में ये लोग साथ में ही खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर खाना खाते समय माया के जो पिता होते हैं वो उसको ये कहते हैं कि उसे दोबारा स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि उसने ऑलरेडी काफी लेट कर दिया है और अब ऐसे और नहीं चलेगा। वो इंतजार नहीं कर सकता माया की ग्रेजुएशन अटेंड करने के लिए। उसकी माँ और वो वहाँ पर साथ में आएंगे, और बस इतना कहते ही वो माया से पूछ लेता है कि उनकी माँ कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि वो अपने बेडरूम के अंदर ही है। खैर अब सीन आधी रात की तरफ आता है जहाँ पर तारियादी सुदर्शी के साथ डांस कर रहा था। अब यहाँ उन दोनों के बीच हम एक रोमांटिक बॉन्ड बनता हुआ देख पाते हैं। तभी दूसरी तरफ माया की आंख खुलती है और वो म्यूजिक सुनती है। वो अपनी माँ के रूम में जाती है, जहाँ पर उसके पिता को ये कहती है कि दरअसल उसके पिता अकेले ही डांस कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि वो अपनी बीवी को हेलुसिनेट कर रहे थे, क्योंकि सुदर्शी तो बेड पर बीमार पड़ी हुई थी और तो और वो होश में भी नहीं थी। ये देखकर माया को काफी बुरा लगता है। खैर अब वो अपने रूम में जाने लगती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि विंडो पर किसी ने पत्थर फेंका था और बाहर उसे उसके पिता तारियादी दिखाई देते हैं। वो अपने पिता को बाहर बुलाने जाती है, लेकिन उसके पिता उसे एक क्रीपी सी स्माइल देते हैं और जाकर सीधा अपना सर एक पाइप में दे मारते हैं, जिसके चलते उसके पिता की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब अगले दिन माया के घर पर सुदर्शी के सिबलिंग्स आते हैं, जिनके नाम थे सुमर्णी, बमवांग और सुचिप्तो। वो लोग यहाँ पर असल में दुख बांटने नहीं आए थे, वो तो चाहते थे कि वो किसी तरह से माया के घर को बिकवा दे, जो कि माया की ग्रैंड मदर के इनहेरिटेंस में उसको मिला था, और उसका पैसा ये लोग आपस में बांट लेना चाहते थे। मीनवाइल हम माया को देखते हैं जो कि परेशान थी अपनी माँ के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। वो उनकी आवाज सुनना चाहती थी, साथ ही साथ वुलन भी अपनी पुरानी माँ को काफी मिस कर रही थी। खैर अब माया के तीनों ही सिबलिंग्स उसको बुलाते हैं और उसको सीधा कह देते हैं कि उसे ये घर भेज देना चाहिए, ताकि वो अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल को भर सके। साथ ही साथ वो इस हिस्से को आपस में बांट लेंगे और उसे कोई भी छोटा घर दिलवा देंगे। ये सुनकर माया उन्हें साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद उन तीनों को वहाँ से जाना पड़ता है। अब रास्ते में बमवांग और सुचिप्तो सुमर्णी से कहते हैं कि उनकी बात नहीं बनी, लेकिन सुमर्णी उन्हें कुछ बाल दिखाती है जो कि सुदर्शी के थे। दूसरी तरफ रात में माया और वुलन लेटे हुए थे और बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी और लाइट्स भी नहीं थी, जिस कारण से वुलन को काफी डर लग रहा था। इसलिए माया बाहर जाकर एक लैंप लेकर आ जाती है, लेकिन तभी वो बिस्तर पर एक रेवन बर्ड को नोटिस करती है और वो विंडो की तरफ देखती है जो कि बंद थी। उसके मन में यही था कि आखिरकार ये बर्ड अंदर कैसे आई। खैर अब वो उस कौवे को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने उसके पिता आ जाते हैं, जिसके आसपास काफी सारे कौवे थे। लेकिन असल में ये उसका एक बुरा सपना था, जिससे माया काफी डर गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि माया अपनी कुछ चीजों को बेच रही होती है ताकि वो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली हेल्प ले सके। वहीं पर हम देख पाते हैं कि शुरुआत वाला इमाम दस्ता भी पड़ा हुआ था और उसी के अंदर तो सुदर्शी उन चिकन्स को कूटा करती थी। अब सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो माया को उसे भी बेच देने के लिए कहता
करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसकी माँ का था। अब अगले सीन में माया अपनी माँ के पास ही होती है और वो उनको नहलाने के लिए ले जाने वाली थी, लेकिन वो उनकी कमर पर एक घाव का निशान देखती है जो कि काफी अजीब सा था। ये देखकर वो अपने अंकल रॉन को बुलाती है और रॉन वहाँ पर आ जाता है। वो सुदर्शी के लिए मेडिसिन भी लेकर आए थे ताकि उसका घाव ठीक हो सके। जिसके बाद वो अंदर जाता है, लेकिन तभी वो सुदर्शी के रूम में लगे हुए मिरर को देखता है, जिसको देखकर वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पर वो माया को उसके परिवार का सारा सच बताने लगता है जो आज तक उसे किसी ने नहीं बताया था। वो उसे कहता है कि वो जो मिरर उसकी माँ के रूम के अंदर है वो उसे हटा देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पिता की मौत का कारण भी वही शीशा है। और यहाँ पर ये अंकल रॉनी ही है जो कि डॉक्टर थे। इनको यहाँ पर अंकल रॉन शॉर्ट में बुलाया गया है। फिर अब यहाँ पर वो उन्हें पास्ट की स्टोरी बताता है जहाँ पर वो ये बोलता है कि उसके ग्रैंडफादर की 3 बीवियां थी, जिसमें से 2 की तो बहुत ही अजीब तरह से मौत हुई थी, काफी मिस्टीरियस मौत थी, लेकिन उनमें से खाली माया की ही ग्रैंडमदर बची थी। दोनों की बॉडी को किसी ने भी नहीं देखा था क्योंकि वो कैस्केट के अंदर बंद थी। ऐसा रूमर है कि उसके ग्रैंडफादर ने उन दोनों बीवियों का सैक्रिफाइस दे दिया था, वो भी एक डीमन के लिए। अब इन दोनों ही सैक्रिफाइस वाली बीवियों के नाम सोमिनी और तोमिरा था, जिसमें सोमिनी जो थी वो थर्सडे 24 मई 1964 को खत्म हुई। बात करी जाए तोमिरा के बारे में तो वो थर्सडे 19 मार्च 1964 को खत्म हुई थी। लेकिन दोनों के ही मरने का टाइम और डे जो था वो बिल्कुल सेम था और ये सब एक रिचुअल का हिस्सा था। लेकिन माया के ग्रैंडफादर ने कसम खाई थी कि वो ये सब एंड करेंगे, जिसके बाद वो एक रिचुअल करने चले गए। उस वक्त वहाँ पर रोनी भी था जो कि बाहर से सब कुछ देख रहा था और रिचुअल के अंदर ग्रैंडफादर क्रोक को मारकर उसका खून पीते हैं। इसके बाद वो एक इमाम दस्ते पर लेट जाते हैं। जिसके बाद वो मिरर भी वहाँ पर होता है जिसके अंदर से वो डीमन निकलता है, जिसे इस मूवी के अंदर पेरेवांगन के नाम से भी जाना गया है और वही इस मूवी का नाम भी है। असल में पेरेवांगन का अर्थ होता है कोई दुष्ट आत्मा या फिर काली शक्ति या फिर कोई डीमन। अब इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो उसका मतलब स्ट्रेचिंग होता है, लेकिन मूवी के हिसाब से वो फिट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इसको हम डीमन ही मानेंगे और ग्रैंडफादर को उसी इमाम दस्ते से मार देता है। अब यहाँ ग्रैंडफादर से मतलब था माया के नाना जी, मतलब कि सुदर्शी और रॉन के पिता। दरअसल इस डीमन को ग्रैंडफादर ने कैप्चर किया हुआ था और वो रोज उसको फीड करता था और इसके बदले में उसे दौलत का गिफ्ट मिला, पैसे मिले। खैर अब कहानी के ही बीच में होता यह है कि अंकल रॉनी जो होते हैं उनकी बीवी का कॉल फिर से आता है, जिसके चलते उन्हें घर जाना पड़ता है। जिसके बाद माया अपने अंकल के कहने पर उस मिरर को वहां से हटाने जाती है, लेकिन एंटर होते ही मिरर के अंदर से उसे उसकी माँ के साथ एक डीमन दिखाई देता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और देखती है कि वुलन अपनी माँ के रूम में जा रही थी। तब माया उसे रोक देती है क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता था। लेकिन तभी शॉकिंगली उन्हें उनकी माँ की आवाज आती है जो कि इतने सालों से नहीं आई थी, जो कि उन्हें उनकी ही आवाज लग रही होती है और वुलन ये सुनकर भागकर अपनी माँ के पास जाती है। साथ ही साथ उसकी बहन भी उसके साथ थी और अपनी माँ को इस तरह से बोलता हुआ देखकर वो हैरान रह जाती है, जिसके साथ ही उसकी माँ के पीछे का घाव भी भरसा गया था। मीनवाइल हम रॉनी को देखते हैं जो कि रेलवे क्रॉसिंग पर था, लेकिन तभी उसे कुछ हो जाता है और वो पदस्थ हो गया था और ट्रेन के सामने जाने लगता है और तभी उसकी शॉकिंगली मौत हो जाती है। यानी कि उसने यहाँ पर कहानी बताई थी, लेकिन डीमन नहीं चाहता था कि वो पूरी कहानी बयां कर दे। अब दूसरी ओर माया की आंख आधी रात को खुलती है जहाँ पर वुलन उसे नहीं मिलती। वो उसको ढूंढने जाती है जहाँ पर वो उसको एक चादर ओढ़े मिलती है। माया उससे पूछती है कि वो इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर वो बताती है कि वो अपनी माँ के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी हम माया के पीछे एक चादर को अपने आप ही हिलता हुआ देखते हैं जिसे माया नहीं देख पाती। जिसके बाद माया अपनी मॉम के रूम में जाती है जहां पर उसकी माँ ये कहती है कि क्या अंकल रॉनी उनसे मिलने नहीं आ रहे। इसके बाद माया अंकल रॉनी को कॉल करती है जहां पर उनका फोन उनकी वाइफ उठाती है। उसकी मामी जी यानी कि आंटी रोते हुए उनको बताती हैं कि उसके परिवार की वजह से अंकल रॉनी अब खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर हमको पता चलता है कि रॉनी की वाइफ उनके परिवार से नफरत करती थी और इसलिए वो बार बार उनको वहां से बुलाती रहती और इसका कारण पास्ट ही था, यानी कि उनके परिवार की हिस्ट्री, और वो इसलिए एक बार भी वहां कभी विजिट पर नहीं आई थी। अब यहाँ से सीन अगली रात का आता है जहाँ पर सुचिप्तो और मांग माया के घर पर आए थे और यहाँ पर वो उन बालों को दफनाने के लिए आते हैं जो कि किसी तरह का रिचुअल होगा। ये करने के बाद में सुचिप्तो घर पर आता है जहाँ पर घर आने पर उसे कुछ आवाजें आती हैं। खैर तभी कोई नीचे से उसके पैर पकड़ लेता है और वो वहीं पर धार वाला हथियार चलाने लगता है, लेकिन असल में वो अपने ही पैरों को काट लेता है, जिसके बाद वो शक्ति उसे मार डालती है। यानी कि ये रिचुअल उस शक्ति को पसंद नहीं आया था। दूसरी तरफ माया अपनी माँ के रूम में रखे हुए मिरर को कवर कर देती है। अब इसी बीच वो अपनी मॉम के पास वुलन को देखती है। उसे देखने के बाद उसे वहां से वो ले जाती है क्योंकि उसकी माँ के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब रात में सोते हुए अपने बेड पर एक रेवन बर्ड मिलता है और साथ ही साथ उसे अपने तकिए के नीचे कुछ महसूस भी होता है। चेक करने पर उसे एक मरा हुआ कौवा मिलता है, जिसको देखकर उसे उल्टी आ जाती है और वो वॉश बेसिन में जाती है जहां पर उल्टी के साथ साथ उसके मुंह से खून और कौवे के पंख निकलते हैं और उसका मुंह खून के अंदर था और वो मुंह धोने लगती है लेकिन कुछ भी नहीं निकलता। वो ऐसा बार बार करती है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन तभी अचानक से वो खून गायब हो जाता है और ये चीजें काफी ज्यादा अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि वो ये सब हेलुसिनेट कर रही हो। अब इसके बाद वो
बेड पर जा रही होती है कि तभी वो अपनी बहन वुलन को देखती है जो कि बाहर थी। वो अपनी बहन को ढूंढने बाहर जाती है जहाँ पर वुलन कुएं के ऊपर खड़ी थी। वो वहाँ से कूदने ही वाली होती है कि तभी उसकी बहन माया उसको बचा लेती है, जिसके बाद वो उसे अंदर सुला देती है। अब अपनी माँ के रूम में वो जाती है जहाँ पर जाते ही मिरर से कपड़ा फिर हट जाता है, जिसके बाद माया उस मिरर को बाहर ले जाने लगती है। बाहर ले जाते वक्त हम मिरर के अंदर एक डीमन का रिफ्लेक्शन साफ साफ देख पाते हैं। खैर अब वो मिरर को बाहर लाकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं टूटता। ऑब्वियस सी बात है वो एक मैजिकल मिरर था, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़कर अंदर आ जाती है, जहाँ पर हम मिरर के अंदर एक डीमन को देखते हैं। अब अगली सुबह वुलन अपनी माँ के साथ होती है कि तभी वहाँ पर माया आती है, जो कि मिरर को दीवार के ऊपर टंगा देखती है, जिससे वो काफी घबरा गई थी। लेकिन वो इसके बावजूद भी काफी नॉर्मल रहने की कोशिश करती है। वो अपनी बहन को फ्रिज में से ड्रैगन फ्रूट लेकर आने के लिए कहती है, जिसके बाद माया अपनी माँ के कपड़े चेंज करने लगती है। लेकिन तभी वो अपनी माँ के पीछे घाव को वापस से देखती है, जो कि हरा था। ये देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। उसकी माँ कहती है कि वो सब मरेंगे। ये सुनकर माया अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। अब रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है, जो कि पहले तो एक बैगर दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में वो वही डीमन था जो कि उससे उसकी सोल मांगता है। ये देखकर वो जल्दी से अपनी कार भगाती है, लेकिन वो बूढ़ी महिला उसकी कार से चिपक जाती है। लेकिन जैसे तैसे वो अपनी आंटी के घर पर पहुंच गई थी। अब जैसा कि हमको शुरुआत में दिखाया गया था कि सुदर्शी के घर पर उसकी कजन सुमर्णी आई थी और इन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा था, जिसके चलते ये अपनी आंटी के ही घर चले गए। अब उनकी आंटी सुमर्णी उनको अंदर लेकर जाती है। अब अंदर जाकर माया उनसे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, जिस पर सुमर्णी उनको बताती है कि उसने हेल्प करी थी, कोशिश करी थी, इसी वजह से सुचिप्तो को उसकी जान गंवानी पड़ी। जिसके बाद में बम्बांग को उसने दूर भेज दिया ताकि उसे कुछ भी न हो। जिसका मतलब ये था कि सुमर्णी समेत बाकी जो कजन्स थे वो माया का बुरा करना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे बचाने के लिए उसने हेयर वाला रिचुअल करवाया। इनफैक्ट वो घर को भी बेचने के लिए इसलिए ही कह रहे होंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, हमको सुचिप्तो की मौत से ये चीज पता चल गई थी कि ये रिचुअल फेल हो चुका था। उनकी आंटी उनको बताती है कि जो उनके घर पर है वो उनकी माँ नहीं है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि सुमर्णी को कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए था। वो तो ये चाहती थी कि माया अपने परिवार के साथ उसके ग्रैंडफादर का घर छोड़ दे, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि ये सब कुछ जो हो रहा था वो उसी डीमन पेरीवांगन की वजह से हो रहा था। अब सुमर्णी उनको बताती है कि पास्ट में माया के नाना जी ने उस डीमन से एक डील करी थी, लेकिन उसके नाना जी की दोनों बीवियों के खत्म होने के बाद उसने ये सब खत्म करने के बारे में सोचा और ये खत्म करने के लिए उसने अपना सैक्रिफाइस देना चाहा और उसने ये किया भी। लेकिन उसकी माँ ने उस डीमन को दोबारा जिंदा कर दिया और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका जो रेस्टोरेंट वो ओपन कर रही थी वो ठीक से चल सके। यानी कि शुरुआत में जो हमको दिखाया गया था कि उसका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा था वो इसी डीमन की वजह से था। यानी कि शुरुआत से वो जो अजीब चीजें कर रही थी वो इसी पेरीवांगन डीमन की वजह से था। अब देखो, इसके लिए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज जिससे वो प्यार करती है कि मतलब उसे तारियादी को सैक्रिफाइस करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तभी हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि सुदर्शी अपने पति को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मार नहीं पाती। यानी कि वो पदस्थ नहीं हुई थी, बल्कि उसे ऐसा करना ही था। खैर वो उसे सैक्रिफाइस नहीं कर पाई, इसलिए डीमन ने अपनी चाल चली और तारियादी को पागल कर दिया और बाद में घर आने के बाद उसकी जान भी डीमन ने ही ली थी। और जो वो मिरर है वो रास्ता है डीमन का, ताकि वो दूसरी दुनिया में आ जा सके और उसी के जरिए वो हमारी दुनिया में आता है और वापस वहीं से अपनी दुनिया में चला जाता है। और इस तरह के काफी सारे मिरर्स होते हैं जो कि इंडोनेशियन मूवीज के अंदर हमने काफी बार ऑलरेडी देख रखा है। दरअसल एक बार ये डीमन कर्स अगर शुरू हो जाता है तब वो यहाँ पर 7 जनरेशन तक पीछा नहीं छोड़ता। मतलब कि ये कर्स जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा, एटलीस्ट 7 जनरेशन तक। सुमर्णी कहती है कि अब शायद काफी देर हो चुकी है उसकी माँ को बचाने के लिए, लेकिन वो एक काम कर सकती है, उनके पास एक और मौका है और वो उसे पानी देती है जो कि सदर्न सी का था। और हम जानते हैं ये पानी कहाँ का है, क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कर्स ऑफ द 7 सीज लेटेस्ट हॉरर मूवी के अंदर बात कर रखी है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। खैर वो उसको कहती है कि वो इस पानी को अपनी माँ के सर से लेकर पैर तक डाल दे और इस चीज को उसे 7 बार करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं किया तो उसे उसकी माँ को जिंदा ही जलाना पड़ेगा और वही आखिरी रिजॉर्ट होगा, ताकि जो डीमन का लिंक होगा वो उससे टूट जाए। लेकिन इसके लिए वो तैयार नहीं थी और तब सुमर्णी उसको कहती है कि उसे ऐसा करना ही होगा, नहीं तो सबकी जान को खतरा था। उसकी बातें सुनकर माया तैयार हो जाती है और जाने से पहले वो अपनी आंटी से वुलन को अपने साथ रखने के लिए कहती है, लेकिन आंटी कहती है कि वो माया के साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगी। जिसके बाद माया और वुलन वहां से निकल जाते हैं। अब उनके जाने के बाद में सुमर्णी भी कुछ रिचुअल्स करने लगती है ताकि उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन वहां पर वो डीमन आ जाता है और सुमर्णी को भी जान से मार डालता है ताकि वो बीच में कोई भी बाधा न डाले। तभी माया अपने घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वो वुलन को कार में ही रहने के लिए कहती है और अंदर चली जाती है, जहां पर वो अपनी माँ के ऊपर वो पानी डालने लगती है। मीनवाइल होता यह है कि वुलन को उसके अंकल रोनी दिखाई देते हैं जो कि उसे बाहर ले जा रहे थे, लेकिन वो अंकल रोनी नहीं बल्कि वही डीमन था। ये सब माया भी देख लेती है और वुलन को आवाज लगाने लगती है, लेकिन इसी बीच उसकी माँ सुदर्शी उठ जाती है और वो अभी भी पजेस्ड हालत में थी। जिसके बाद वो अपनी बेटी माया के ऊपर ही हमला कर देती है। तभी वो डीमन जो होता है वो वुलन को बार्न में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो रिचुअल परफॉर्म हुआ था डीमन
डीमन को बुलाने वाला। और यहीं पर हमने शुरुआत में सुदर्शी को देखा था। तभी माया किसी तरह से बचकर बांस में आती है और वहीं पर उसकी माँ और डीमन भी होता है जो कि उसके नाना जी के रूप में था। और जो सुदर्शी होती है वो उसे उसके नाना जी के हाथ पर किस करने के लिए कहती है, वो भी रिस्पेक्ट के रूप में। और माया ऐसा करने लगती है क्योंकि फिलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि असल में दस्ते के अंदर वुलन लेटी हुई थी। लेकिन तभी वुलन की आंख खुलती है और वो चिल्लाने लगती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और माया मौके का फायदा उठाकर अपनी माँ और डीमन के ऊपर उसी इमाम दस्ते से हमला कर देती है और उसकी माँ अब इमाम के अंदर गिरने लगती है। और अब आप यहाँ पर यह मत सोचना कि इतना शक्तिशाली डीमन जो है वो इस इमाम दस्ते के हिट से कमजोर कैसे हो गया। दरअसल ये पूरा रिचुअल इसी मोर्टा पेस्टे यानी कि इसी इमाम दस्ते से हुआ था, इसलिए वो इससे कमजोर हो रहा था और इससे हिट करने पर उसे फर्क पड़ा करता। अब यहाँ वो डीमन वुलन के पास बढ़ने लगता है, लेकिन माया किसी तरह से उसकी माँ को उस इमाम दस्ते से कुचलने लगती है, जिससे कि वो डीमन कमजोर होकर गिर पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो उससे अटैच हो रखा था। और तभी हम देख पाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल सा हो गया था, लेकिन ऐसा खाली उन दोनों को लगता है। खैर वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं कि तभी वुलन जो होती है वो माया को मिरर के बारे में याद दिलाती है, जिसके बाद माया मिरर लेने अंदर जाती है, लेकिन तभी उसकी माँ उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। इधर बहुत देर हो चुकी थी और माया लौटी नहीं थी, इसलिए वुलन अंदर जाकर चेक करती है, जहाँ पर वो अपनी माँ को माया के पास देखती है और उसे देखकर वुलन जलता हुआ लैंप उस पर फेंक देती है, जिससे कि उसकी माँ जलकर मारी जाती है और अब जाकर सब कुछ ठीक हो गया था। यानी कि यहाँ पर सुमरनी ने बताया था कि सब कुछ तभी ठीक होगा जब वो अपनी माँ को जला देंगे, अगर वो पानी फेल हो जाता है तो। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर माया उस मिरर को एक लेक में बहा देती है, जिसके बाद वो दोनों बहनें अपनी कार में ही थी। तभी वुलन को अचानक से क्रो की आवाज आती है और उसकी बहन कार में नहीं थी। बाहर जाकर देखने पर वो माया को देखती है जो कि पजस हो रखी थी और वो एक क्रो को खा रही होती है, जिसका मतलब ये था कि कर्स अभी खत्म नहीं हुआ था। और ऑब्वियस सी बात थी, जो माया इतनी देर तक अपनी माँ के साथ होती है वहां पर उसने वो रिचुअल उसके ऊपर कर दिया था, यानी कि अपना डीमन उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। और तभी तो डीमन ने सुदर्शी के ऊपर इजीली आग लगने दी थी। और अब ये बात हमको समझ में आ चुकी है कि ये जो कर्स है वो पूरी 7 पीढ़ी तक इनके साथ रहेगा। और अब यहाँ पर माया इसका मेन विक्टिम होने वाली थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पेरेवांगन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोस के बारे में, यानी कि रेवन बर्ड्स के बारे में, कि आखिरकार उनका इस मूवी के अंदर क्या रोल था। तो देखो, जब भी हॉरर मूवीज की बात आती है तो हमेशा रेवन बर्ड्स या फिर क्रोस यहाँ पर होते हैं, जो कि मूवी के अंदर एक रिचुअल से जुड़े हुए थे। यहाँ पर इस रिचुअल के अंदर डीमन को बुलाने के लिए इसी क्रो का इस्तेमाल करा गया था और हो सकता है कि ये क्रोस जो थे वो उसी डीमन के एक तरह से मैसेंजर्स थे। अब बात करते हैं इस मिरर के बारे में और इमाम दस्ते के बारे में। तो इमाम दस्ता कहीं ना कहीं इसी मिरर से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था, जो कि डील करने के लिए इस डीमन से इस्तेमाल होता होगा। और ये जो मिरर है वो उसी डीमन के आने जाने का रास्ता था। अब आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ खत्म हो गया था तो माया पजस कैसे हुई। तो देखो, जब माया को अंदर ही रख लिया गया था उस वक्त पक्का रिचुअल दोबारा से करा गया होगा, जो कि उसकी माँ ने ही डीमन के इन्फ्लुएंस में आकर किया होगा, जिसके चलते हुआ ये कि सुदर्शी के अंदर का डीमन जो था वो सीधा माया के अंदर चला गया और इसके चलते डीमन ने अपनी चाल चली। वुलन ने जब वहां पर अपनी माँ के ऊपर आग लगाई थी तो हुआ ये था कि उस डीमन ने ऐसा जानबूझकर करने दिया क्योंकि उसने अपना नया होस्ट ढूंढ लिया था माया के रूप में। और बात रही मिरर के बारे में कि उसे लेक के अंदर क्यों फेंकने दिया गया, तो डीमन यही चाहता था, वो जब चाहे मिरर को आसानी से वापस ला सकता है। लेकिन डीमन समझ चुका था कि मिरर के चलते उसे खतरा हो सकता है, कोई आकर अगर उस मिरर को तोड़ देगा या फिर उसे नुकसान पहुंचाएगा तो डीमन को भी दिक्कत हो सकती थी, जिसके चलते उसने उस मिरर को ही बहने दिया। और अब ये बात हम जानते हैं कि पक्का ये जो कर्स है वो 7 पीढ़ियों तक ही चलने वाला है। यहाँ पर इनके नाना जी ने जो गलती करी थी इसका खामियाजा पूरी 7 जनरेशंस को भुगतना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये फिल्म अच्छे समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। इनकेस अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए